सो पार्ट वन में हमने ये देख लिया था कि जीडीपी से किस तरीके से हम अपना इनकम मेथड डिराइव करते हैं, ठीक है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। देखो, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के दो तरीके, दो वेज हैं। तो आज हम पहले मेथड की बात करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो हमारे पास इनकम मेथड से आती है वो कैसे आ सकती है, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? हम इसको बहुत एक सिंपल वे में अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इनकम अर्न्ड विदिन डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। वो इनकम जो आप अपने डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी में अर्न करते हैं उसी इनकम को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो अब आपको एक बात स्टूडेंट ध्यान से समझनी है। अगर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की, सो ये जो डोमेस्टिक इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की तो नहीं होगी, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगा। मतलब अब जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो उस डोमेस्टिक इनकम में स्टूडेंट्स आप खुद सोच के देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट फर्म्स है जो अर्निंग कर रही है। हमारे पास प्राइवेट के साथ साथ क्या है? प्राइवेट के साथ साथ हमारे पास गवर्नमेंट फर्म्स भी हैं जो अर्न कर रही है। तो मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम उन दोनों का टोटल हुआ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी बाय प्राइवेट as well as public sectors, राइट। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों में से कोई सा भी सेक्टर हो, दोनों की इनकम को स्टूडेंट्स हम क्या मानेंगे? दोनों की जो कलेक्टिव इनकम है उसे हम क्या मान लेंगे? उसे हम मान लेंगे अपना डोमेस्टिक इनकम। अब स्टूडेंट एक चीज, वो दो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जिन्हें पता है बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक चीज छोटी सी यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। जिन्हें पता है उनके लिए एक चीज रिकॉल हो जाएगी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। एक होता है स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनी, एक होता है स्टूडेंट्स पब्लिक कंपनी। लेकिन स्टूडेंट एक होता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक हमारे पास होता है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे टाइम जहां भी स्टूडेंट्स पब्लिक वर्ड सुनते हैं उनको एक कंफ्यूजन आ जाता है कि पब्लिक है तो मतलब गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी हो चाहे उसके ऊपर प्राइवेट कंपनी लिखा हो, ये ओन्ड बाय पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, दोनों ओन कौन करते हैं? ये दोनों ओन्ड होते हैं, ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। आपने ये चीज हमेशा स्टूडेंट्स याद रखनी है, चाहे आपकी पब्लिक कंपनी हो चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। अगर कंपनी वर्ड उसके पीछे लगा है तो आपको याद रखना है, या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो भी वर्ड उसके पीछे लिखा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है वो ओन्ड बाय तो कौन है? प्राइवेट पर्सन ही है। लेकिन स्टूडेंट ऑफ कोर्स एक बात है, कुछ डिफरेंसेस है। मतलब अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है या फिर कोई एक प्राइवेट कंपनी है जबकि दूसरी कोई कंपनी है जो कि अपने नाम, कुछ होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं जबकि कुछ सिर्फ लिमिटेड वर्ड का यूज कर रहे होते हैं। तो एक चीज स्टूडेंट हमें ध्यान रखनी है, प्राइवेट कंपनी के फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो प्राइवेट कंपनी है, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो पब्लिक कंपनी है, मैं सिर्फ उसके रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ओनरशिप दोनों में किसकी है? स्टूडेंट, दोनों की ओनरशिप, मतलब प्राइवेट कंपनी लिखा हो चाहे पब्लिक कंपनी लिखा हो, तो ओनरशिप दोनों में प्राइवेट की है। लेकिन पब्लिक कंपनी फिर प्राइवेट कंपनी से कैसे अलग है? अगर दोनों ओनरशिप एक ही पर्सन की है तो क्यों हम पब्लिक और प्राइवेट बोलते हैं? प्राइवेट ही बोलते, कुछ डिफरेंस होगा। आपको यह रखना है कि जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कैन
इशू शेयर्स। ये चीज बस हमें याद रखनी है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं स्टूडेंट, वो शेयर्स को इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। ठीक है, जिस कंपनी के आगे सिर्फ प्राइवेट कंपनी से पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर जॉइंट इन फैमिली की हम बात कर रहे थे, या फिर हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, ये शेयर इशू नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी को शेयर इशू करने के लिए पब्लिक कंपनी बनना पड़ता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस स्टूडेंट यही है जो हमें याद रखना है। तो पब्लिक कंपनी डजंट मीन दैट ओनरशिप इज गवर्नमेंट। हो सकता है गवर्नमेंट ने उस कंपनी के शेयर्स कुछ खरीदे हों, लेकिन मोर देन 51% शेयर होल्डिंग या फिर 51% शेयर होल्डिंग जो होगी वो किसके पास होगी? वो होगी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टाटा कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, रिलायंस है, पब्लिक कंपनी है, आदित्य बिरला है, पब्लिक कंपनी है। ये सारी पब्लिक कंपनी है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि सबके शेयर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब पब्लिक कंपनी है। ओनरशिप प्राइवेट की है, लेकिन 51% शेयर होल्डिंग किसके हाथ में है? एक मेजर स्टेक होल्डर के हाथ में, और वो लोग शेयर इशू कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी आप अपने आसपास कोई भी जो देखते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह देखते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइवेट कंपनी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ उसका नाम है स्मरण टीचिंग जोन। अब स्टूडेंट ये प्राइवेट कंपनी है, ओन बाय मी, मैं ओन करता हूँ इंस्टीट्यूट को, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक शेयर इशू नहीं करे, मतलब मैं अभी तक अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो दोनों ही केस में ओनरशिप प्राइवेट की है, बस फर्क क्या है, एक में आप शेयर इशू कर सकते हैं, एक में आप नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट जब हमसे बात की जाती है पब्लिक सेक्टर की, तो ये क्या होता है? ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये स्टूडेंट हमें याद रखना है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं। इन्हें कुछ जैसे कुछ अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी कंट्री में इन्हें पीएसयूज कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, या गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हम बाहर की बात करते हैं, फॉरेन में, इन्हें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहा जाता है, एसओईज आपको देखने को मिलेगा, क्या जाता है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर समझे, पब्लिक सेक्टर वर्ड यूज होगा ना, तो उसका मतलब है वो गवर्नमेंट। अगर पब्लिक कंपनी यूज होगा तो डू नॉट कंफ्यूज कि पब्लिक कंपनी अच्छा पब्लिक है तो गवर्नमेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है तभी वो क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड होगा, या गवर्नमेंट कंपनी है तभी वो गवर्नमेंट ओन्ड होगा। इस बेसिक डिफरेंस को स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आगे वरना आपको बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज स्टूडेंट पता चल गई कि जो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है वो, क्योंकि अर्निंग कौन करेगा? दो ही ओनरशिप के बेसिस पे बिजनेस डिवाइड होते हैं, या तो ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी या तो प्राइवेट की होगी। इसके अलावा तो ओनरशिप किसी की हो भी नहीं सकती, या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब डोमेस्टिक इनकम दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम हमारे पास कितने पार्ट में स्प्लिट हो गई? डोमेस्टिक इनकम दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। और डोमेस्टिक इनकम के लिए एग्रीगेट हम स्टूडेंट्स कौन सा यूज करते हैं? एज आई टोल्ड यू, डोमेस्टिक इनकम के लिए हम लोग यूज करते हैं एनडीपीएट-एससी। तो हमने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट में? एक वो जो प्राइवेट अर्न करेंगे और एक वो जो गवर्नमेंट अर्न करेगी, राइट? तो हमने यहां पे लिखा इनकम किसको? जो प्राइवेट को ही है, तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कहा डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम दो तरह की इनकम से मिलेगी। किस किस की इनकम से? में दो ही ओनरशिप है, एक प्राइवेट की एक गवर्नमेंट की। तो जितना प्राइवेट ने डोमेस्टिक में अर्न किया उसमें हम प्लस कर देंगे जितना गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक में अर्न किया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट क्या हो गया? ये हो गया NDPAT-FC of प्राइवेट सेक्टर, इजंट इट? भाई डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइवेट की डोमेस्टिक इनकम प्लस गवर्नमेंट की डोमेस्टिक इनकम। तो प्राइवेट की डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? NDPAT-FC ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
तो वैसे ही गवर्नमेंट की इनकम भी क्या होगी, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू, हम यहाँ पे इसको अभी समझने के लिए कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन हो ही ना, है ना, ठीक है। और स्टूडेंट इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे NDPHFC ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आई होप आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। हम निकाल रहे हैं कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। तो कंट्री की डोमेस्टिक इनकम स्टूडेंट्स कैसे आ जाएगी कि हमारी कंट्री में प्राइवेट की डोमेस्टिक इनकम कितनी है, उसमें हम प्लस कर देंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की डोमेस्टिक इनकम कितनी है। अगर हम प्राइवेट की डोमेस्टिक में गवर्नमेंट की डोमेस्टिक प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान देना है, एक चीज हमें ध्यान देना है, जो ये है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इनकम अर्न बाय प्राइवेट फर्म्स within the domestic territory, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम किसने अर्न करी, प्राइवेट फर्म्स ने जितनी भी इनकम अर्न करी। सेम इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इनकम अर्न बाय पब्लिक सेक्टर विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज और, इस इनकम को जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी से स्टूडेंट अर्न करता है, ये इनकम जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न करता है, इसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट सेक्टर इनकम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने याद रखना है कि वो इनकम जो प्राइवेट फर्म्स डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न करेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्राइवेट सेक्टर इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इनकम, नॉट प्राइवेट इनकम। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इनकम, नॉट प्राइवेट इनकम, ठीक है। अब भाई जब प्राइवेट अर्न कर रहा है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर इनकम और प्राइवेट इनकम इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये वाला पार्ट समझा सकूं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है हमारे पास। देखें, हम बात करते हैं पहले प्राइवेट इनकम की डेफिनेशन की। अगर हमें प्राइवेट इनकम की डेफिनेशन पता होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट इनकम में क्या फर्क है। स्टूडेंट, प्राइवेट इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम all the sources within and outside the country। तो स्टूडेंट्स यही चीज हमें एक बार जो थी वो ध्यान देनी है कि देखो प्राइवेट सेक्टर इनकम में हमने क्या कहा, हमने कहा वो इनकम जो कहां से अर्न होगी, वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न होगी। लेकिन प्राइवेट इनकम स्टूडेंट्स क्या है, जो विदिन का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक, और आउटसाइड द कंट्री का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द कंट्री का मतलब हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो प्राइवेट इनकम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें प्राइवेट फर्म्स को आने वाली इनकम चाहे वो कंट्री से हो चाहे वो कंट्री के बाहर से हो, दोनों को मिलाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम टाटा कंपनी की ही बात कर रहे थे, तो टाटा कंपनी ने इंडिया से जितना भी कमाया, सिर्फ इंडिया से, वो टाटा कंपनी की क्या है, प्राइवेट
सेक्टर इनकम है, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो टाटा कंपनी ने बाकी दूसरे देशों से कमाया वो टाटा की क्या होगी, वो टाटा की प्राइवेट इनकम हो जाएगी। तो मतलब अगर हम प्राइवेट इनकम के स्टूडेंट फॉर्मूला को देखें तो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राइवेट इनकम। और स्टूडेंट एक और चीज हमें देखनी है, यहाँ पे एक पॉइंट और हमने हाईलाइट किया है, वो पॉइंट है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्रॉम ऑल द सोर्सेस? फ्रॉम ऑल द सोर्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट चाहे वो फैक्टर हो चाहे वो ट्रांसफर हो। सो फार हम पढ़ते आए हैं कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ किसको पढ़ते हैं, नेशनल इनकम में हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नेशनल इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ प्राइवेट इनकम की। तो सिर्फ प्राइवेट इनकम की जब बात होती है तो उसमें हम ट्रांसफर इनकम्स को भी लेते हैं, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो अगर इस तरीके से हम प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला बनाएंगे तो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया, ये कि कितना डोमेस्टिक टेरिटरी से आया, तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी से कितना इनकम आया, प्लस अब डोमेस्टिक से ये कौन सी इनकम है, ये सिर्फ फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि प्राइवेट में तो फैक्टर और ट्रांसफर दोनों आता है, प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ फैक्टर और सिर्फ देश की इनकम। लेकिन प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट इनकम के अंदर चाहे फैक्टर हो चाहे ट्रांसफर हो, तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास हो गया फैक्टर इनकम। इसमें हम ऐड करेंगे कौन सी इनकम, ट्रांसफर इनकम। चाहे वो ट्रांसफर इनकम उनको बाय गवर्नमेंट से मिली हो, सब्सिडी वगैरह की फॉर्म में गवर्नमेंट से मिल जाए, ठीक है, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, ठीक है, ये सब हो गया, नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। चाहे गवर्नमेंट, यहां मैं इसको साथ में लिख देता हूं, ट्रांसफर इनकम बाय गवर्नमेंट या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से भी जो भी इनको ट्रांसफर इनकम आ रही है, प्लस स्टूडेंट बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम। और बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम को हम क्या बोलते हैं, NFIA। तो ये आपने याद रखना है। तो मतलब आपको देख के लग ही रहा होगा कि प्राइवेट इनकम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें डोमेस्टिक इनकम भी आती है प्राइवेट की फैक्टर वाली, प्लस इंडिया या इंडिया के बाहर से आने वाली जितनी भी ट्रांसफर इनकम है वो भी आती है, प्लस बाहर के देशों से आने वाली फैक्टर इनकम भी आती है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। स्टूडेंट एक चीज मैं बता देता हूं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें ट्रांसफर इनकम आती है उसे कई बारी नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कहीं पे आप देखें नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कुछ ट्रांसफर इनकम शायद टाटा ने रिसीव करी होगी, कुछ उन्होंने पे करा होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो स्टूडेंट सारी बात हो गई हमारी किसकी, प्राइवेट सेक्टर इनकम की, और किसकी बात हो गई, प्राइवेट इनकम की। अब बात करते हैं उस इनकम की जो पब्लिक सेक्टर अर्न करते हैं, कहां से, डोमेस्टिक टेरिटरी से, ठीक है। इसको स्टूडेंट दो पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप पे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कंपनी हो गया, जॉइंट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स हो गए, ठीक है, और आपका पार्टनरशिप हो गया, 1% कंपनी हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं प्राइवेट में काम करने के। वैसे ही जब गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है काम, तो गवर्नमेंट के में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के बिजनेस को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में। एक हमारे पास होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे आपने पढ़ा है मिनिस्ट्री रेलवे है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो एक पूरा डिपार्टमेंट, जो एक मिनिस्ट्री रन कर रही होती है, उसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहते हैं।
जिसमें पूरा डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री रन कर रही है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि भाई सीए भवन है, ICAI, CMA भवन है, ICMAI, उसी हिसाब से LIC है, GIC है। ये सारे जो होते हैं इन्हें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं, क्योंकि इनको स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, उनसे ये स्टैब्लिश किए जाते हैं। और स्टूडेंट एक होती है गवर्नमेंट कंपनीज, जो नवरत्नास हम पढ़ते हैं, भेल, सेल, गेल, ठीक है, ये क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी। 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होती है, बाकी जो होती है किसके पास होती है, प्राइवेट के पास। तो ये आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री वगैरह पे जो लेवल पे जो इनकम वगैरह अर्न हो रही है, एडमिन डिपार्टमेंट की जितनी भी इनकम है वो सारी इसमें आ गई। इसके अलावा एक इनकम हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको हम बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। ये क्या होती है, ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डिंग हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डिंग हो, या स्टेट और सेंट्रल का मिला के 51% शेयर होल्डिंग हो, ये वो कंपनीज होती हैं। तो ये जो पैसा अर्न करती हैं, क्योंकि देखो ऐसे स्टूडेंट गवर्नमेंट कंपनी को रन करने के लिए भी तो एक मिनिमम प्रॉफिट उनको भी तो चाहिए ना। हम जनरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट कंपनीज का बजट तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट देती है पैसा उनको, लेकिन कुछ पैसा अपने सर्वाइवल के सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्हें भी चाहिए, तो उनके अर्न होने वाले प्रॉफिट्स को सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट, LIC, GIC, BSNL, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे आ जाते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम। तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन में क्या हो, हमारे क्वेश्चन में हमें प्राइवेट सेक्टर इनकम दे दे, नहीं तो उसका दूसरा नाम से आपको इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर दे रखा। तो जब हमें इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर दे रखा है, पब्लिक सेक्टर, दोनों की डोमेस्टिक इनकम प्लस कर देंगे, कंट्री की डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर इनकम है, जबकि इसको निकालने के दो तरीके हो गए, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहलाती हैं। इनकी जो भी इनकम, जो भी मतलब रेटलेस जितना भी पैसा अर्न कर रहा है वो इधर आएगा, लेकिन MTNL LIC जो अर्न कर रहे हैं वो इधर आएगा। दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा पब्लिक सेक्टर की इनकम, ठीक है। तो टोटल प्लस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लस करने के बाद हमें मिल जाएगा कंट्री का डोमेस्टिक इनकम। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा पहला मेथड है जिससे हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में स्टूडेंट हम इसको पूरे को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में होने वाली इनकम है उनके क्या क्या नाम है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनकम होती है, और उन्हें प्लस करके हमारी कंट्री की फिर क्या आती है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है।